नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक मुंद्रा। आज हम व्याकरण में हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने देखा कि वर्ण विचार क्या होता है। वर्णों के सार्थक ध्वनियों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। और आज हम देखेंगे शब्द विचार। तो शब्द विचार में दो तरह के अर्थ होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? तो चर चर पट 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 ऐसे कुछ भी ध्वनियाँ निकालते, कुछ भी उच्चारण करते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कुछ भी उच्चारण करते, उसका कोई अर्थ होता है कि नहीं होता? वो तो निरर्थक होता है। उसी प्रकार शब्द विचार में भी दो प्रकार के होता है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ उत्पन्न हो, जो सामने वाले को समझ में आए, जैसे कि सुंदर, कितना अच्छा, जो जो सामने वाले को समझ में आता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द। अब हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, शब्दों के भेद की ओर चलेंगे। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं रूढ़, यौगिक, यौरूढ़। अर्थ की दृष्टि से वाचक, लक्षक, व्यंजक होते हैं। और व्याकरण की दृष्टि से विकारी, अविकारी। विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में आते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम क्या होता है। तो तत्सम वह शब्द हो जाए जो संस्कृत से लिए गए मूल शब्द जो हिंदी में वैसे ही प्रयुक्त होते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में संस्कृत का कितना बड़ा महत्व है। प्राचीन काल से ही संस्कृत का महत्व है। और उत्तर भारत में संस्कृत की जो भाषाएं चलती उत्तर भारत में, उन्हें संस्कृत की बेटियां कही जाती, बेटियां कहते हैं। 60 से 80% भाषाएं संस्कृत से ली गई है। तो हमने देखा कि संस्कृत से लिए गए मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे देश, भाषा, सूरज, भाषा, सूरज, देश, ये जो शब्द हो गए ये तत्सम शब्द हो गए। अब तद्भव किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द उसे कहते हैं जब संस्कृत से बिगड़कर, संस्कृत में बदलाव होकर या बिगड़कर हिंदी में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कि सूर्य को सूरज कहा जाता है, देश को देश कहा जाता है। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें तद्भव कहते हैं। देशज किसे कहते हैं? देशज वो शब्द होते हैं जो भारत की बोलचाल की भाषाओं में, भारत की बोलियों में से, भारत देश की जो भाषाएं चलती है, बहुत सी विभिन्न बोलियां चलती है, उसमें से जो शब्द प्रयुक्त होते हैं हिंदी में उन्हें कहते हैं देशज। जैसे कि लोटा, गाड़ी, बैल, ये जो शब्द हो गए हैं ये देशज कहलाते हैं। विदेशज किसे कहते हैं? तो विदेशी, भारत से छोड़कर, भारत के बाहर से, विदेश से ली गई भाषा को विदेशज कहते हैं। जैसे कि अरबी, फारसी और अंग्रेजी हो गए। तो अरबी में जैसे कि कमीज, और फारसी में गरीब, कमीज, गरीब और कीमत, ये इस प्रकार अरबी फारसी के शब्द हो गए। अंग्रेजी में से भी बहुत सारे शब्द लिए जाते हैं, जैसे लालटेन, स्कूल, टीचर, पोस्टमैन, ये जो शब्द हो गए ये अंग्रेजी से प्रयुक्त हुए। तो इसे कहते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज हमने देखा। अब हम देखेंगे व्युत्पत्ति की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है रूढ़। तो रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द एक सार्थक, जो शब्द सार्थक खंड उत्पन्न नहीं कर सकते उन्हें रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों से सार्थक खंड उत्पन्न नहीं होता और ये प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध होते हैं, जैसे कि ग प्लस उ, गऊ। अब हम कहते हैं गऊ, इसका अर्थ तो होता है, लेकिन हम कहेंगे ग प्लस उ। अब ग का क्या अर्थ हुआ? कुछ नहीं। उ का क्या अर्थ हुआ? कुछ नहीं। जब हम कहते हैं गऊ, जब उसका अर्थ स्पष्ट होता है। उसी प्रकार एक शब्द हो गया पानी। अब पानी कहते तो अर्थ स्पष्ट होता है, लेकिन पा प्लस नी। अब पा का कोई अर्थ होता है कि नहीं होता? नी का कोई अर्थ होता है कि नहीं होता? लेकिन जब हम दोनों को मिलाते हैं तब पानी अर्थ उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हो गया ये रूढ़ शब्द। अब हम देखेंगे यौगिक। तो यौगिक उसे कहते हैं जिन दो शब्दांशों को मिलाकर या दो रूढ़ शब्दों से अधिक, दो रूढ़ शब्दों से अधिक या शब्दांशों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, तो उसे कहते हैं यौगिक। जैसे कि उपकार, उपधनकार, उपकार, विद्यालय, विद्याधनालय। तो उप प्लस कार को
जोड़कर उपकार यह शब्द बना, विद्याधन आलय को जोड़कर विद्यालय यह शब्द बना, तो इसे कहते हैं यौगिक। अब योग रूढ़, जिन यौगिकों से सार्थक शब्द उत्पन्न होता है और इनके अर्थों का कोई खंडों का विभिन्नता नहीं होती, तो उसे कहते हैं योग रूढ़। उदाहरण के लिए देखेंगे हम पंकज। अब पंकज तो हम कहते हैं, पंकज किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। लेकिन कीचड़ में उत्पन्न सभी चीज़ों को पंकज कहते हैं क्या? नहीं, सिर्फ कमल को पंकज कहते हैं। और दूसरा जैसे कि देखें चारपाई, तो चार पैर वाले सभी चीज़ों को चारपाई कहते हैं क्या? नहीं, सिर्फ खाट को ही चारपाई कहते हैं। तो चारपाई, कमल, और एक शब्द हो गया मुरलीधर। अब सभी व्यक्ति जो मुरली बजाते हैं उन्हें मुरलीधर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? जो व्यक्ति जो सिर्फ कृष्ण को ही मुरलीधर कहा जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया योग रूढ़। अब हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से तीन भेद होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। वाचक किसे कहते हैं? जिन शब्दों के साधारण बोलचाल में अनायासी अर्थ उत्पन्न होता है उसे कहते हैं वाचक। जैसे कि घर, चित्र, विद्यालय। अब हम ये शब्दों का अर्थ तो बता रहे, शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं, लेकिन जब हम इनको शब्दों को कहते हैं तो एक चेहरे के सामने एक मन में एक चित्र उपस्थित होता है। एकदम घर का चित्र आ जाता है, चित्र का नाम नहीं तो कोई भी चित्र आ जाता है, पिकासो का चित्र सामने आ जाता है, तो इन्हें कहते हैं वाचक। लक्षक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अनायासी अर्थ निकलता है लेकिन एक दूसरे ही अर्थ का बोध होता है, उन्हें कहते हैं लक्षक। लक्षक किसे कहते हैं ये हमने जाना। अब लक्षक के उदाहरण होते हैं, जैसे कि होता है कि वाचक हो गया, लक्षक हो गया। हाँ, गाय सीधा पशु है। अब हम कहते हैं गाय सीधा पशु है, लेकिन हम कहते हैं कि राम सीधा है, तो गाय का जो गुण है वो राम में लक्षित होता है। गाय सीधा पशु हम जानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि राम सीधा है, राम तो एक पशु है, ऐसे कह देते हैं मजाक में, लेकिन गाय का क्या गुण है कि गाय एक सीधा है, तो हम कहते हैं कि राम एक सीधा है, तो राम एक गाय के जैसा सीधा है, ऐसा भी हम कहते हैं। तो गऊ का गुण क्या है कि वह सीधा पशु है। अब हम कहते हैं कि राम गऊ है, तो क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि राम गऊ है, इसका अर्थ यह हुआ कि राम एक सीधा लड़का है। अब देखेंगे हम व्यंजक। तो जिन शब्दों के बोलचाल में, जिन शब्दों के बोलने से एक चमत्कारी अर्थ का बोध होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे हम सुबह हो गई। अब सुबह हो गई ये तो हम कह देते हैं, लेकिन सुबह हो गई काम पर चलो, अब ये चमत्कारी का अर्थ उत्पन्न करता है कि सुबह हो गए, हो तो गई। अब वो तो सभी को पता है कि सुबह होती ही रहेगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि सुबह हो गई काम पर चलो, तो एक चमत्कार का अर्थ उत्पन्न होता है, तो इसे कहते हैं व्यंजक। तो हमने जाना उत्पत्ति की दृष्टि से क्या होता है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्या होता है, अर्थ की दृष्टि से क्या होता है। अब हम देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से विकारी और अविकारी। विकारी विकारी में देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जब किसी में विकार उत्पन्न होता है, विकार पैदा होता है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु या व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्रिया, कोई कार्य चल रहा है, कोई कार्य हो गया तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या किसे कहते हैं? तो क्रिया की और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं? संज्ञा का जो बोध कराए, जैसे कि आदि, तो ये संबंध बोधक होता है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक उसे कहते हैं जब दो वाक्यों या दो शब्दांशों को मिलकर जो शब्द मिलाता है उसे समुच्चयार्थक बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे वह और राम, और क्या हो गया? वह और राम, ये तो वाक्य है, लेकिन और क्या है उसमें? और है समुच्चय बोधक, यानी वो दो वह और राम को जोड़ रहा है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, यानी मराठी में कहते हैं उद्गारवाचक और हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे कि आह, अरे रे, वाह। अब किसी को देखते ही साथ हमारे मुंह से निकल जाता है वाह, कितनी अच्छी चीज़ है,
तो इस प्रकार इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक। तो अब आज हमने जाना कि शब्द विचार के इतने भेद होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उनका मैंने परिभाषा भी देने का प्रयास किया। कुछ मुझे उदाहरण ऐसा लगा कि देना चाहिए, वो भी उदाहरण देखा। तो मैं समझता हूँ कि आप शब्द विचार समझ गए होंगे। अगले वीडियो में और मिलेंगे। नमस्कार।